हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हाजिर हैं फिर से एक और मजेदार क्लास के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के खंड ख को लेकर के आए हैं। आज हम पूरे खंड ख में कितने टॉपिक होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। और ये जो खंड ख है ये भी आपका 50 नंबर का आएगा। खंड क में हमने बताया कि क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के होते हैं और खंड ख में भी रहते हैं, बट ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित होते हैं। जो आपने अभी तक पिछली कक्षाओं में वही पढ़ा हुआ है वही सब कुछ होता है, बट थोड़ा लेवल अप होता है। तो खंड ख की बात करें भैया, तो खंड ख भी आपका पूरे के पूरे 50 नंबर का होगा। और वैसे भी भाई हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों कि हिंदी और इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि अगर आपने इसमें अच्छा किया, अगर आपने इसमें 90 प्लस कर दिया, और करोगे, इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा भी मेहनत किया कर दोगे भाई। अगर इसमें आपने अच्छा नंबर किया, अच्छा स्कोर किया, देन अदर सब्जेक्ट में अगर थोड़ा कम भी नंबर रहेंगे ना, सब मैनेज हो जाएगा। इसलिए भैया इसको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए रसगुल्लो समझ लेते हैं कि खंड ख के अंतर्गत जो 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए जो खंड क में तो भाई हमने पूरा समझ लिया है कि खंड क में बताया आपका पूरा का पूरा भाई गद्यांश पद्यांश और साहित्यिक परिचय और जो कहानी है उसका सारांश, ये सब मिलाकर खंड काव्य ये सब मिला करके थे। अब खंड ख में क्या होगा, तो इसमें तो अनिवार्य संस्कृत जो है उसके पार्ट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 होगा भैया खंड ख का पहला क्वेश्चन। बाकी अगर क्रम से देखेंगे खंड क से चलते हुए तो ये 8वें नंबर पे क्वेश्चन आएगा। खंड ख में पहला क्वेश्चन होगा संस्कृत दिग्दर्शिका का गद्यांश। ठीक है, और यहां पर जो क्वेश्चन होगा ये भी ध्यान देना भैया, 2 क्वेश्चन होगा, मतलब 2 गद्यांश दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन तो एक ही होगा। ठीक, कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा, बट ये समझ लेना है कि भाई इसमें 2 रहेगा, एक ऐसा दिया रहेगा अथवा करके भी एक रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन होता है, इसलिए भैया डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दिया रहेगा। और ये टॉपिक अगर हम बात करें बच्चों तो ये 7 नंबर का होगा। तो यूं समझिए 7 नंबर आपके जेब में है। अगर आज भाई पूरे इस वीडियो में सब कुछ आप कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, तो भाई इसमें आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, तो ये 7 नंबर का होगा। तो दिया है कि भाई 8 का, तो इसको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना है कि महामना विद्वान वक्ताम कह कि धार्मिको नेता पदु पत्रकारश्च आश्रित परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवयो आश्रित यत्र कुत्रापि आयन जनान दुखितान पीड्यमानांश पश्यत तत्रयोशः शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत प्राणी सेवा अश्व स्वभाव एवाशीत। देखिए अगर आप देखेंगे भाई तो यहाँ पर महामना आ गया है। तो संस्कृत दिग्दर्शिका में आपके लिए 3 से 4 चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट वाले, सबका हिंदी अनुवाद करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। जैसे एक हो गया भाई संस्कृत भाषा या महत्वम हो गया, सुभाषित रत्नानी, उसमें तो भाई आपका एक श्लोक 100 में 100% है। और एक चैप्टर अगर हम गद्यांश की बात करें तो महामना मालवीय हो गया। ठीक, ऐसे मतलब 2 से 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक जातक कथा। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि महामना यानी महामना जो मालवीय थे वो एक विद्वान वक्ता धर्मात्मा नेता या धार्मिक हम कह लें कि बहुत ज्यादा नेता, पद मतलब होता है एक कुशल या फिर कह लें एक मतलब जिसको कहा जाता है चतुर पत्रकार भी थे। महामना क्या थे, विद्वान थे। एक विद्वान वक्ता धर्मात्मा नेता और क्या थे, एक चतुर पत्रकार थे। परमस्य कह रहा कि परमस्य सर्वोच्च गुण, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन सेवयो आशित, लोगों की सेवा करना था। मतलब ये विद्वान थे और चतुर या फिर कह लें कि एक निपुण या कुशल पत्रकार भी थे, धर्मात्मा थे। ठीक, लेकिन इनका जो परम गुण था, सर्वोच्च गुण था
वो लोगों की सेवा करना था। तो भाई ये लोगों की सेवा करने में इनका ज्यादा मन लगता था। ठीक, यत्र कुत्रापि आयान, यहाँ पे आयान है, आयन नहीं है भैया, आयान जनान दुखितान पीड्यमानांश पश्यत। कह रहा है कि यह जहां कहीं पर भी लोगों को दुखितान दुखी, और देखिए पीड़ी का मतलब होता है पीड़ित, यहां से यह जहां कहीं पर भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, फिर क्या करते थे भाई, देखिए पश्चात का मतलब देखना, तत्रेशा वहां पर शीघ्र ही उपस्थित होकर के सर्वविधम यानी हर तरीके से या मतलब संभव तरीके से सहायश्च अकरोत सहायता करते थे। मतलब ये जहां कहीं भी, जब भी रास्ते में जैसे जाते थे या फिर जहां कहीं भी लोगों को ये दुखी देखते थे या फिर भाई वो व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है, पीड़ित देखते थे, तो वहां पर उपस्थित हो करके हर संभव तरीके से ये लोगों की सहायता करते थे। फिर आगे है कि प्राणी सेवा यानी लोगों की सेवा करना ही अश्य स्वभाव एवाशित, यानी लोगों की सेवा करना ही यानी प्राणी सेवा, ठीक है, प्राणियों की सेवा करना ही इनका क्या था, स्वभाव था। ठीक, तो ये इस तरह से भाई पूरा अनुवाद हो जाएगा। अब देखिए ये चीज जो दिया है कि संदर्भ सहित बोलेगा भैया, तो आप हेडिंग बना के एक संदर्भ में, जब आप संदर्भ हेडिंग बनाएंगे लिखेंगे कैसे बच्चों, यही लिखेंगे ना कि प्रस्तुत मतलब गद्यांश जो है हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे लिख देंगे बस। और फिर हेडिंग बनाएंगे फटाक से इसके नीचे भैया अनुवाद, और अनुवाद में जो कुछ भी बताया वही चीज आप पूरा छाप देंगे। तो इस तरीके से भैया आपको 7 नंबर एकदम फ्री फंड के मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो होगा भैया खंड खा में जो ख नंबर का क्वेश्चन यानी 8 का ख होगा, 8 के का में 2 होंगे, हमने बताया ना, अथवा में 1 दिया रहेगा, बट आपको एक ही करना है भैया, चाहे ऊपर वाला करेंगे चाहे अथवा का नीचे दिया रहेगा, ठीक, उसमें 1 कर लेना है, इसलिए आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो भैया उलझोगे नहीं। उसके बाद अगर हम रसगुल्लों में बात करें तो जो खा होगा यानी 8 का खा ये श्लोक होगा। ये भी बात करें तो कितने नंबर का आएगा भाई, ये भी अगर हम बात करें बच्चा तो ये कितने नंबर का आएगा, तो ये भी भैया 7 नंबर का होगा। यानी जो श्लोक होगा इसमें भी 2 श्लोक होंगे अथवा करके, भाई जैसे एक दिया है नीचे एक अथवा करके आपका दे देगा, कोई एक और श्लोक दे देगा, बट श्लोक वाला जो है वो हमने चैप्टर ऑलरेडी 2 बार करवाया है, इस बार भी कराएंगे, डोंट वरी। जो आपका चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, क्या है भैया, सुभाषित रत्नानी, तो ये वाला जो चैप्टर है इसी चैप्टर से दिया रहता है, चाहे जहां देगा भैया 2 दिया रहेगा, कभी कभार होता है अदर चैप्टर में 1 आध श्लोक होता है, नहीं तो दोनों श्लोक इसी चैप्टर से रहेगा। जैसे दिया है कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो भाई ये दिया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याम ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तो इस तरह से दिया रहेगा। अब यहां पर कह रहा है कि देखिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में क्या लिखेंगे बच्चों, किस चैप्टर से, यही तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, ये एक श्लोक ही है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है, फिर ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे भैया अनुवाद में लिखेंगे कि भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य यानी प्रमुख या श्रेष्ठ कह लें, मधुरा यानी मधुर, दिव्य का मतलब क्या है, अलौकिक अद्भुत, गीर्वाण भारती का मतलब देववाणी या संस्कृत भाषा, ठीक, गीर्वाण भारती का मतलब होता है संस्कृत भाषा से है यानी देववाणी। तो कह रहा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य जो भाषा है वो गीर्वाण भारती है अर्थात संस्कृत भाषा है। कह रहा कि तस्या हिम मधुरम काव्यम, निश्चित ही उसके मतलब जो काव्य है वो मधुर है, यानी निश्चित ही इसके काव्य अत्यंत मनोहर है या मधुर है, लेकिन कह रहा कि तस्मादपि सुभाषितम, लेकिन इससे भी अधिक जो मतलब मधुर है वो इसके क्या है, सुभाषितम, अच्छे बोल हैं। यानी कह रहा है कि निश्चित ही जो इसके काव्य हैं, किसके, संस्कृत भाषा के, इसके काव्य हैं वो मधुर हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मधुर है वो क्या है, इसके सुभाषितम यानी इसके सुंदर
बोल है, सुंदर वचन है। भाई देखा होगा कि जब भी मंत्र का उच्चारण होता है तो कानों को कितना अच्छा लगता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। जब भी कहीं पर भी भाई हवन हो रहा होता है या कोई पाठ चल रहा है तो जब भी संस्कृत का श्लोक बोला जाता है तो कितना सुनने में अच्छा लगता है। भाई साउथ मूवी में देखा होगा, अक्सर मंदिर में पूजा होती है तो श्लोक चलता है तो वो कितना सुंदर लगता है। वही चीज कह रहा भैया कि निश्चित ही इसके काव्य मधुर है, लेकिन उससे भी अत्यधिक जो मधुर है, मनोहर है, वो क्या है, इसके सुंदर वचन है। तो ऐसे करके दिया रहेगा, अथवा में भी एक दिया रहेगा, तो आपके पास विकल्प होगा, आप कर लोगे भाई दोनों में कोई एक। तो इस तरह से भैया आपका संस्कृत गद्यांश हो गया और पद्यांश, ये प्रत्येक 7-7 नंबर के यानी 14 नंबर के इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसमें क्या होगा, कहेगा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का, सब में आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश पढ़ना पड़ेगा भैया, बिना निर्देश ही पता चले सब के सब करने बैठ जाओ, इसलिए पढ़ लेना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करना है। तो भाई किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है और ये रसगुल्लो आएगा आपका 2 नंबर का भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो अब आपके सामने 4 होगा, 4 में एक ही करना है तो आप मूंद कर सकते हो। भाई इसमें क्या करना होगा, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है आपको। जैसे यहाँ पे 4 दिए हैं कि सावन हरे ना भादो सूखे, तो भाई इसका अर्थ क्या होगा, आपको अर्थ लिखना है और अर्थ के साथ साथ उसका वाक्य प्रयोग। जो सबसे प्रमुख होता है बच्चों वो अर्थ ही होता है भाई। तो इसका अर्थ क्या होगा, सावन हरे ना भादो सूखे, ये इसका अर्थ क्या हो, क्योंकि ये लोकोक्तियां और मुहावरा अक्सर गांव में भी आप सुनते चले आए। हमारे जो दादा बाबा हैं, नाना नानी हैं, अगर हैं जिंदा आपके, तो उनके मुख से कहीं ना कहीं ये सुना होगा आपने, या जो गांव के बुजुर्ग हैं वो अक्सर बोलते हैं, है ना, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, और उसके बाद दुनिया भर की मतलब जो मुंह में आता है कि भी सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसे ऐसी बातें बोल। तो ये सब है क्या, लोकोक्तियां हैं, मुहावरा है, कहावत है, सब चीज। तो सावन हरे न भादो सूखे, मतलब यहाँ पे कह रहा है सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका मतलब यह है कि सदैव एक जैसे रहना, मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे हरियाली आए चाहे सूखा पड़ जाए, एक जैसे रहना। तो इसका हो जाएगा बच्चों सदैव, क्या हो जाएगा भैया, सदैव एक जैसे रहना, एक जैसे रहना। ठीक, सदैव एक जैसे रहना, ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अब आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो ना, वाक्य प्रयोग हेडिंग बनाओगे, लिख दोगे भैया कि जो महान पुरुष होते हैं या वीर पुरुष होते हैं वो सदैव एक जैसे रहते हैं। अर्थात ये लिख सकते हैं कि महान पुरुष के ऊपर चाहे तो सुख आए चाहे दुख आए, ठीक, वो हमेशा विचलित मतलब नहीं होते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, लिख सकते हो बनाकर बच्चों। अब उसके बाद जैसे दिया है भैया कि गले का हार होना, गले का हार बनना, तो इसका अर्थ क्या होगा, हमने बताया ना कि अर्थ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कह रहा कि गले का हार बनना। देखिए गला, गले में हार होता है, तो हार कहाँ होता है, हमारे सबसे पास होता है ना, हमारे सबसे पास वही होता है, बस गले के पास है। तो इसका मतलब क्या है, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक भाई, हमारे जो सबसे करीब होता है वही तो हमको सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना। हमारे सबसे करीब कौन होता है भाई, हमारे घर के लोग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रिय वही होंगे, है ना, गुरुजन होते हैं। तो ये अत्यधिक प्रिय होना, तो आप लिख सकते हैं ना कि कुछ भी लिख सकते हैं कि महेश के लिए रमेश गले का हार बना हुआ है, यानी उसके लिए वो सबसे अधिक प्यारा है, बस बात खत्म। अगला है जैसे कह रहा है कि अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चा, अंधे की लकड़ी होना भैया इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा। अंधे की लकड़ी होना का मतलब क्या है, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। ठीक, जैसे होता ना कि आंखों का तारा हो जाना, तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी होना का मतलब एकमात्र सहारा। वैसे समझ लीजिए ना, जो अंधा व्यक्ति होता है, अंधा आदमी होता है, उसके लिए सहारा क्या है, तो उसके लिए सहारा है भाई वही लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी क्या है, उसका सहारा, क्योंकि उसके सहारे वो चल नहीं सकता ना, चलेगा तो भाई इधर उधर टकरा जाएगा। तो यही चीज होता है भैया कि अंधे की लकड़ी क्या है, एकमात्र सहारा। तो आप लिख सकते हैं ना कि भाई रमेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, ठीक है, या श्रवण कुमार, भाई इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता।
अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा थे ना। उसके बाद देखिए उन्होंने ही भी क्या है कि भाई जैसे कहते हैं ना कि भूख प्यास से है और पीड़ा में व्याकुल होकर के प्राण त्याग दिया था, तो उनके लिए वो एकमात्र सहारा था। तो आप बनाकर कुछ भी लिख सकते हो बबुआ। हाथ पीले करना, तो भाई इसका क्या अर्थ होगा? हम तो सब बता दे रहे हैं, बाकी आपको एक ही करना है बच्चों, टेंशन ना लेना है। आपको तो एक करना है एग्जाम में, यहाँ तो हम सब बता दे रहे हैं, है ना। इससे क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी, बार बार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, रट जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हाथ पीले करना मतलब शादी या विवाह करना, ठीक है, विवाह करना। जैसे एक बहुत ही ज्यादा भाई फेमस होता है, कहते हैं ना कि जब तक लड़का अपने मतलब पैरों पे खड़ा ना हो जाए भाई उसके हाथ पीले नहीं करना चाहिए, ठीक। ये बात सच है भाई कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, यानी जब तक वो कुछ करने के लायक ना हो जाए, जब तक वो लाइफ में कुछ कर ना ले, कुछ अचीव ना कर ले, तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज होता है हाथ पीले करना, यानी विवाह करना। कुछ भी बना सकते हो कि जैसे क्या है कि मोहनदास ने अपनी जैसे बेटी को किसी पराये लड़के के साथ देख लिया और गुस्से में घर आकर बोला कि अब तो इसके हाथ पीले करना है। मतलब ये चीज कुछ भी बना सकते हो ना, कुछ भी बना सकते हो, ठीक। तो ये चीज हो जाता है भैया मुहावरा, यानी 9 क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपका आएगा एक ही करना है, याद रखना। और ये कितने नंबर का होगा? तो भाई 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है भाई, ये देखिए बच्चों, ये नया जुड़ा हुआ है, पिछले साल ही जुड़ा, ये पिछले साल ही जुड़ा है भैया, ठीक है। और इसके स्थान पे कुछ और पहले आता था, वो थोड़ा बच्चों को परेशान करता था। क्या होता था? तो भाई पहले आता था एक जिसको कह लें विभक्ति वचन और संधि विच्छेद। तो बच्चों को समस्या होती थी कौन सी संधि है, कैसे होगा संधि विच्छेद, कौन विभक्ति वचन रट्टा मारेगा। तो इसलिए भाई क्या किया गया, अब तो आसान हो गया क्योंकि बोर्ड ने वो टॉपिक हटा दिया, ठीक है, बोर्ड ने वो टॉपिक हटा दिया। अब क्या रखा है? तो बोर्ड ने अब रख दिया है एक अपठित गद्यांश। ये इतना आसान होता है कि बस आपको पढ़ना है और पढ़ करके नीचे 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी में से ढूंढकर आंसर लिख देना। मतलब ये तो प्राइमरी का बच्चा भी कर सकता है भाई, इतना आसान हो गया। और इसकी बात करें बच्चा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है भैया। तो जैसे उसमें था कि भाई संधि 3 आते थे, विभक्ति वचन 2 आते थे, तो 5 नंबर मिलते थे। इसी तरह से अब इसको तो आंख मूंद कर, क्योंकि नाम ही है अपठित गद्यांश, जिसको आपने कभी पढ़ा ही ना हो, ये आपके बुक में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, क्वेश्चन बैंक में भी चाहे जितना पढ़ लो मिलेगा नहीं। तो ये जो बोर्ड देगा वैसे ही दे देगा। इसमें बस सिर्फ एक काम करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे एक दिया है भाई कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, कि अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। आगे बोल रहा है कि पहली बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है, यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी कर नहीं सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के जो विद्या है वो विष यानी जहर का रूप धारण कर लेती है। अतः अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर देखा जाए तो भाई इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। भले ये एक गद्यांश है लेकिन यहाँ ये पूरा आप पर एकदम फिट बैठता है। कुल मिलाकर के अभ्यास का क्या महत्व है आपके लिए बोल दिया, ठीक है। अगर चैप्टर भी इसमें एक पूछ लेता कि इसका मतलब भाई इसका शीर्षक क्या होता, तो अभ्यास का महत्व, बस फटाक से ही समझ जाते। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये तो आपको एक पाठ सिखा दिया गया भाई, अब आप समझ जाइए। अब भी आपके पास वक्त है, अब अच्छे से आप भी इस बात को मान लीजिए कि भाई अभ्यास से ही सब कुछ है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं। हमेशा से बोलते हैं ना कि भैया कि स्टार्टिंग में हर एक काम मुश्किल होता है, जब तक किया ना जाए तभी तक काम कठिन लगता है। जैसे ही आप लग जाओगे ना, दुनिया भर की सारी मुश्किलें साइड हो जाएंगी, ठीक है, और आपको कामयाबी मिलेगी। कहते ना कि भाई हमेशा बोलते हैं कि सफलता की एक खास बात होती है कि ये हमेशा मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है, इसलिए मेहनत करिए। जैसे क्वेश्चन है कि कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है। अब क्या कहने की जरूरत है भाई, आंसर मिल गया ना। कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो भाई निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर
अभ्यास करने से, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है इसका, करने से, बट आपको वहां पर पूरा फुल लिखना है। आप लिखेंगे कि कठिन कार्य निरंतर अभ्यास करने से सरल हो जाता है। दूसरा है सफलता साथ कैसे छोड़ देती है। तो भाई यहां पर है, यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। तो भाई निरंतर मतलब सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, तो भाई बिना अभ्यास के, यानी बिना अभ्यास के सफलता साथ छोड़ देती है। तो आप लिखेंगे कि भाई क्या लिखेंगे कि बिना अभ्यास के सफलता साथ छोड़ देती है, साथ छोड़ देती है। ठीक, ये चीज हो जाता है। अगला है कि निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है। तो कहीं पर मिला था बबुआ हमको, एक मिनट देख लेते हैं भाई कि निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी, ये देखिए मिल गया ना, कि निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। मिल गया। निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो भाई सफलता की कुंजी है, क्योंकि निरंतर अभ्यास करेंगे आपको मिलेगी क्या, सफलता। ठीक है, नहीं करेंगे मिलेगी क्या, विफलता। ठीक है, याद रखना। तो आप लिखेंगे इसको पूरा, जब भाई वहां कॉपी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी है। ठीक, तो देख रहे हैं ना ये टॉपिक कितना आसान है, इसमें कुछ भी भाई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। तो ये आराम से आपको इस तरह से करना है भैया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा, अब यहां पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसमें 11 का का खा गा घा ऐसे करके रहेगा। ठीक है, का खा गा घा करके रहेगा। 11 का है कि निम्नलिखित शब्द युग्म, तो ये शब्द युग्म वाला है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो ये 2 नंबर का रहेगा, मतलब 1 नंबर का ये वाला भैया, 1 नंबर का ये। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों करना है, तो 2 नंबर का हो जाएगा, 1-1 नंबर का। ठीक है, तो शब्द युग्म ये जो टॉपिक है कितने नंबर का, 2 नंबर का। आगे आएगा वो भी सब 2-2 नंबर के होंगे। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि सही अर्थ का चयन करना इस शब्द युग्म का, कि वसन और व्यसन में क्या अंतर होता है। विकल्प है विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, और विस्तार और अवधि। देखिए भैया कि वसन का मतलब होता है, वसन का मतलब कपड़ा, वस्त्र, और व्यसन, व्यसन का मतलब बायोलॉजी में भी है व्यसन, व्यसनी। ठीक, जिसको आदि कहते हैं व्यसनी। व्यसन का मतलब लत, आदत, कि मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना। ये गाना भी सुना होगा कि मुझे तो तेरी लत लग गई। लत का मतलब होता है आदत, क्या करूं मैं तो आदत से मजबूर, है ना। तो भाई वसन का मतलब वस्त्र, व्यसन का मतलब आदत या लत। तो वस्त्र और आदत मिल गया ना, मिल गया। तो ये आसान वाला टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। अगला है कपट और कपाट। ठीक है, कि कपट का क्या मतलब है, कपाट का क्या मतलब है। विकल्प है कप और प्लेट, वाह भाई चुनाव चिन्ह आ गया। हाँ, किवाड़ और खिड़की, पर्दा और किवाड़, धोखा और दरवाजा। देखिए भैया, कपट का मतलब होता है छल, छल करना, छल कपट होता सुना होगा ना। कपट का मतलब छल होता है। छल का मतलब अगर हम वैसे हिंदी में एक्सप्लेन करें तो जिसको बोलते हैं गद्दारी, गद्दारी, है ना। धोखा, सीधा कह लें कि धोखा। ठीक है, और कपाट का मतलब होता है किवाड़, दरवाजा। ठीक, तो इसमें कहीं कप और प्लेट नहीं होगा, किवाड़ और खिड़की नहीं होगा, पर्दा और किवाड़ नहीं होगा भैया, धोखा और दरवाजा। मिल गया ना धोखा, बिल्कुल मिलेगा भाई। अगर आप दिल लगी सही जगह नहीं करोगे तो आपको भी मिलेगा धोखा, है ना। हमेशा से बोलते हैं भाई दिल लगी करना है किताबों से करो, है ना। प्यार मोहब्बत में क्या रखा है, करना है भाई माता पिता भाई बहन से करो ना। फालतू के परेशान हो आप लोग। अगर दिल लगी करना किताबों से करो रसगुल्लों, क्योंकि किताबें अगर एक दिन साथ भी छोड़ेंगी ना, जिंदगी बना कर जाएंगी। भाई लड़की साथ छोड़ेगी तो बर्बाद करके चले जाएगी। पता चले नस काटोगे, ऐसे फूंक रहे हो सिगरेट बीड़ी इधर दुनिया भर का, अल्कोहलिक हो जाओगे, यही होगा ना, जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बट किताबों से दिल लगी कभी धोखा नहीं, याद रखना भाई। ठीक है, सिंपल सा फंडा। आप लड़के हो, समझदार हो, ठीक, तो ये चीज हो जाएगा भैया, इस तरीके से करना है। ठीक है ना। चलिए चल देते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है बच्चा 11 का खा। 11 के खा में बात करें भैया, तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ, जिसको समानार्थी बोला जाता है। ये टॉपिक भी आपका कितने नंबर का, 2। बट इसमें करना कितना है, एक ही करना है, आपका रहेगा 4। तो ये इतना आसान होता है ना,
मक्खन होता है। भाई 4 है, एक तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल ना पढ़े हो तब भी कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, कभी कभार थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस जरूरत है, ठीक है, प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। तो निम्नलिखित शब्द युग्मों से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। जैसे अंबर है, अंबर का मतलब क्या होता है भैया? अंबर का मतलब एक होता है वस्त्र, समानार्थी लिखना है, और अंबर का मतलब होता है आकाश, ठीक, आकाश कह लें, गगन कह लें, शून्य कह लें, नभ कह लें, कुछ, भाई 2 है, लिख दिया। कनक, कनक का मतलब होता है बच्चा सोना, कनक कनक तय मतलब तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह पाए बौराए जगवा खाए बौराए, ऐसा है ना। तो भाई कनक माने सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, सोना और धतूरा। कमल, कमल का मतलब देखिएगा भैया, कमल का मतलब क्या होता है? कमल को आप नीरज भी लिख सकते हो, ठीक, जलज लिख सकते हो, अंबुज लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ये सब आप लिख सकते हो। अब अगला है चंद्र, चंद्रमा है, तो चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रमा का भाई पर्यायवाची जैसे आपने पढ़ा ना, सेम वही समझो इसको बस। भाई चंद्रमा मतलब वैसे होता है, समानार्थी मतलब आपके इसके 2 अपोजिट वो लिखना होता है, बट यूं समझिए कि सेम उसी तरीके का होता है जैसे पर्यायवाची, ठीक है। चंद्रमा का आप लिख सकते हो भैया शशि, ठीक। अब उसके बाद जैसे क्या है भाई, इसको सुधांशु, सुधांशु हो गया, ठीक है। अब उसके बाद शशि हो गया, चंद्रमा हो गया, मतलब चंद्र तो भाई चंद्रमा है ही, शशि और सुधांशु इतना याद रखो, ठीक है, बस 2 ही। तो किसी, बट आपको क्या करना, किसी एक का करना है, हम सब का करवा दे रहे हैं, वो इसलिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। बट आपको भाई पेपर में किसी एक का ही करना है भैया, याद रखना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका शब्द, मतलब जिसको बोलते हैं अनेकार्थी, या मतलब सॉरी, हाँ अनेकार्थी ही कह लें, ठीक, या समानार्थी या पर्यायवाची समझें। अगला गा में देख लेते हैं क्या है। तो गा के अंतर्गत ध्यान देना भैया, गा में क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में होता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे जिसे जीता ना जा सके, जहां तक पहुंचा ना जा सके, जो कभी मरे ही ना, तो वो होता है क्या? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ना कि जो कभी मरे ही ना, अमर, तो उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी एक नंबर का, यानी दो नंबर का होगा इसमें, यानी जितने टॉपिक है भैया ये सबके 2 नंबर हैं, यानी 1 नंबर ये और आपका 1 नंबर ये। तो पहला है गा के अंतर्गत पीने की इच्छा रखने वाला, जीना नहीं है, जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, बट यहां कह रहा है कि पीने की इच्छा रखने वाला। भाई वहां पे जीने की इच्छा जिज्ञासु, पीने की इच्छा पिपासु, भाई मिल गया। प्यासा, पिपासा, पिपासु, ठीक, या तृषित, भाई क्या होगा? पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, ठीक, कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, है ना। तो भैया यहाँ पे पीने की इच्छा है पिपासु होगा, जीने की इच्छा होता तो भाई जिज्ञासु हो जाता हूं, ठीक है ना, ये चीज। अभी देखिए, अब कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, ठीक है, ईश्वर में मतलब वो आस्था रखता हो, मानता हो कि भाई हाँ यस गॉड है, अगर ऐसा जो मानता हो। आप लोग कमेंट करिएगा, क्या भाई आप ईश्वर में विश्वास रखते हो? भाई हम तो हैं, हम तो बहुत बड़े आस्तिक हैं, ठीक, हम मानते हैं खुदा है, ठीक है, ईश्वर है, भगवान है, हर, ठीक है ना, कहते ना अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है, बस प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक है, ठीक है। तो हर भाई हम अल्लाह को भी मानते हैं, भाई गॉड यानी भगवान को भी मानते हैं, चाहे राम को हो या अल्लाह, बताया ना। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? तो भाई आस्तिक, नास्तिक, कृतज्ञ या फिर अकृतज्ञ, बताइएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है, यानी जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो नास्तिक होता है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों गा के अंतर्गत आएगा। अब जो घा में क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं, इसमें 2 रहेगा, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है बबुआ, और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखिए सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं खुद कि इतना आसान है कि आप बस ऐसे मजे में करते चले जाओ, ठीक, और फटाक से धीरे धीरे ऐसे नंबर फटाफट फटाफट मिलते चले जाएंगे, है ना। इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, देख रहे हैं सब एकदम फ्री फंड का है कि निम्नलिखित में से क्या करना, किन्हीं 2 को शुद्ध करना है। ये अशुद्ध है, जैसे प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। अगला है कि मेरा प्राण संकट में है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, या सीता गुणवान स्त्री है।
तो इसमें भैया आपका कुछ भी गलती हो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, तो दिए थे नहीं, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, दिए थे नहीं। ठीक है ना, कोई भाई झुंड में थोड़ी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको सही लिखेंगे तो भाई लिखेंगे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, बस हो गया सही। जिससे दूसरा कह रहा है कि मेरा प्राण संकट में है। देखिए प्राण बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक, तो मेरा प्राण नहीं मेरे प्राण, क्या हो जाएगा भैया, इसका शुद्ध होगा कि मेरे प्राण संकट में है, संकट में है, ये हो जाएगा। अगला, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। भाई गाय, शुद्ध गाय का दूध थोड़ी ना होता है, गाय तो सब ही शुद्ध होते हैं ना, गाय हो भैंस हो सब शुद्ध ही होते हैं। यहां पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, क्योंकि अशुद्धियां जो होती हैं, मिलावट जो होता है वो दूध में होता है, गाय के अंदर थोड़ी ना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये हो जाएगा भैया कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही होगा, ना कि दूध मतलब शुद्ध दूध, शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगला है कि सीता गुणवान स्त्री है। देखिए गुणवान शब्द ये पुरुष के लिए लगता है भैया, तो यहां पे गुणवान थोड़ी ना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता गुणवान नहीं होगा, बल्कि सीता गुणवती स्त्री है, ये होगा। ठीक, तो इसमें भाई ये तो और भी ज्यादा आसान होता है, अगर आप सेंटेंस को थोड़ा पकड़ते हो, वाक्यों को थोड़ा समझ, आपके अंदर समझ है कि हाँ सही लग रहा है कि गलत, पता चले आपको गलती नहीं लग रहा है और आप कहोगे नो एरर, कोई गलती नहीं, तो ये काम नहीं करना, बस थोड़ा सा समझना है। और आपको वहां तो भाई दो ही करना है, हमने सब कर दिया है, याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे भैया, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत इसमें भी ध्यान देना, इसमें भी भाई रस आएगा 2 नंबर का, अलंकार आएगा 2 नंबर का, छंद आएगा 2 नंबर का। तो रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक ये भी 2-2 नंबर के होंगे। अब इनमें अगर हम बात करें तो भाई जैसे रस में आपके भाई जैसे काव्य सौंदर्य है पूरा टॉपिक, रस में कौन कौन रहेगा, तो भाई आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, इन रसों के बारे में पढ़ लेना है। इसमें कहेगा उनके लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो भाई रस, छंद, अलंकार की हमने एक वीडियो बनाया है बच्चों, उस पे लगभग 1 मिलियन व्यूज पहुंचने वाले हैं। बहुत ज्यादा भाई दिन पहले, मतलब बहुत लंबे समय की वीडियो नहीं है, हाल ही में कुछ टाइम पहले, यूं कह रहे 6-7 महीने पहले ही वीडियो डाला था। 1 मिलियन के करीब व्यूज है, तो आप लोग भी देख लेना, बहुत ही मजेदार है। रस, छंद, अलंकार मोनू सर, ये सर्च करिएगा बच्चों, आपको ऐसा रस, छंद, अलंकार बताया है जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कोई रटना नहीं, कुछ नहीं रटवाया है, बस एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अलंकार में अगर हम देखें भैया, तो अलंकार के अंतर्गत 2 होते हैं, शब्द, अर्था, बट इसमें इंपॉर्टेंट में जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष है, और इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। बट जैसे होता है ना कि सब 2-2 रहेगा, जैसे कहेगा श्रृंगार अथवा करुण रस, या फिर कहेगा करुण अथवा हास्य रस, या फिर कहेगा कि करुण अथवा वीर रस, तो 2 रहेगा तो अथवा में कर लोगे। इसमें ऐसे बोल देगा कि भाई यमक अथवा रूपक अलंकार, तो एक तो आप आराम से कर सकते हो, इतना तो है, बट एक बार सबको अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर से हम लाएंगे रस, छंद, अलंकार की वीडियो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, मत सोचना कि भाई पहले लाया है अब नहीं लाएंगे, लाएंगे बच्चों। ठीक, अगला है कि छंद, छंद में जैसे होगा आपका चौपाई, दोहा और सोठा, तो 3 ही है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, एक बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा। तो भाई इसमें चौपाई, दोहा, सोठा हो गया, ये आपके छंद हो जाते हैं। तो रस, छंद, अलंकार ये आपके 2-2 नंबर करके 6 नंबर का टॉपिक होता है, और ये एकदम आसान यानी सरल फ्री फंड वाले टॉपिक होते हैं। ठीक है, जब हम इसकी अलग से वीडियो लाएंगे तो वहां पर बताएंगे, ठीक है ना, इसके बारे में नहीं सोचना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 13 में याद रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा वो होगा पत्र लेखन, और जो पत्र लेखन आता है ये कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। पत्र लेखन 6 नंबर का होता है, और इसमें ये आसान होता है कि 3 ही पत्र आपको देखना है, चौथा नहीं, वैसे 2 भी देख लोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पत्र लेखन में भैया कहेगा कि नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, बोल देगा भाई किसी स्कूल में, ठीक, बोल देगा कि जैसे लिपिक पद हेतु, प्रवक्ता पद हेतु, या फिर कि अध्यापक के पद हेतु, मतलब कुछ भी कह सकता है। तो नियुक्ति वाला ये होता है कि नियुक्ति करना है आपको, इस तरह से कहेगा।
इसमें भी बच्चों आपके पास ऑप्शन रहेगा अथवा में करके दोगा, मतलब दो रहेगा अथवा में करके एक आपको और मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अथवा में दे देगा कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु क्या करना है, आवेदन पत्र, यानी आपको चाहिए क्या, ऋण, लोन चाहिए, कर्जा चाहिए। जैसे बोल देगा कि भाई किताब की दुकान खोलना है, होजरी की दुकान, होजरी मतलब खिलौने वगैरह हो गया बच्चों की इधर उधर, या फिर कह देगा कि सौंदर्य प्रसाधन यानी जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह होता है ना, कॉस्मेटिक जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक, उसकी दुकान खोलना है, या फिर बोल देगा कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल शॉप वगैरह की दुकान खोलना है, उसके लिए कर्जा। तो व्यवसाय जो कुछ भी कहेगा पूरा मैटर सेम होता है, लास्ट में उसी व्यवसाय का नाम बदल देना होता है। हालांकि सब लिखवाया है, लेकिन अब की बार फिर से लिखवाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा, कहीं नहीं ढूंढना, मोनू सर है तो सब कुछ है, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको। तो ये चीज होगा। तीसरा होता है अपने नगर या गांव की, भाई कह रहा कि सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी, बोल देगा कि जैसे गांव में मच्छरों का प्रकोप है तो उससे निजात के लिए क्या क्या नगर निगम को, नगर निगम में, या फिर कह देगा स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। फिर कहेगा कि जैसे क्या है, बरसात के कारण जगह जगह जल भराव है, उसके कारण क्या है, संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। या फिर बोल देगा भाई कि जैसे रोड टूटी फूटी है, तो मतलब कोई भी मैटर घुमाए फिराए, सबका मतलब हर एक टॉपिक का एक ही मतलब है कि भाई सफाई करना है, बस सीधी बात। तो इस तरह से रहेगा। तो ये पत्र लेखन होगा, ठीक है, पत्र लेखन इसको भी अलग से करवाएंगे, परेशान नहीं होना। पत्र लेखन के बाद जो आपका लास्ट वाला टॉपिक होगा बच्चों, लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका निबंध, और निबंध आपका 9 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक, सबसे ज्यादा नंबर का निबंध ही आता है भैया। निबंध आपका कितने नंबर का, 9 नंबर का आएगा। निबंध में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी करवाया है, करवाएंगे भी टॉपिक, कोई टेंशन ना, ठीक। जैसे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ ना, तो ये ऐसे टॉपिक है बच्चों हर साल हर सेट में दिखाई पड़ते हैं। कभी कभार होता है 2 से 3 सेट मिस हो जाए, नहीं तो लगभग सभी में होता है। जैसे भारतीय किसान समस्या और समाधान, ये चीज कि भाई भारत के किसान किस प्रकार से जूझ रहे हैं, कौन सी समस्याएं हैं, भारत में भ्रष्टाचार कारण और निवारण, बेरोजगारी की समस्या, भाई ये तो एकदम से हाईलाइट वाला पॉइंट है। अगला है मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, इसमें ये भी है, ये भी है, ठीक है। आतंकवाद समस्या और समाधान, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवन में खेल कूद का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण, तो ये वाला भी। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक होते हैं। देखिए निबंध कोई भी हो बच्चों, सब मैटर एक जैसे होता है, ठीक है ना, मतलब ये हेडिंग समझना होता है कि इसमें हेडिंग कौन कौन बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, वही समझिए, कहानी खत्म, सब कुछ बताएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका खंड खा पूरा समाप्त होगा, यानी खंड खा में इतने क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। आई होप कि आज के इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।